मित्रों नमस्कार। विषय खेती का है, लेकिन खेती के विषय को ठीक से जानने के लिए आज मैं आपको महाभारत का एक दृष्टांत सुनाता हूँ। आप सभी लोगों ने महाभारत की वो घटना सुनी होगी, पढ़ी होगी, जिसमें दुर्योधन के साथ युधिष्ठिर जुआ खेलते हैं। कई बार इस तरीके की जो पौराणिक कथाओं में जो कहानियां हैं उनके पीछे का कोई अर्थ होता है। तो इस घटना में क्या हुआ था कि पहले बहुत दिनों तक जो कौरव थे वो पांडवों को 1 इंच ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद बहुत मान मनौवल के बाद पांडवों के लिए जो इंद्रप्रस्थ नाम की एक जगह थी, जिसको आज दिल्ली कहते हैं, जो हमारे देश की राजधानी है, बड़ी आरजू मिन्नत के साथ इस बात पर निर्णय हुआ कि चलो ठीक है भाई, इनको ये दे देते हैं इंद्रप्रस्थ। ये दिल्ली, जिसको इंद्रप्रस्थ आज कहा जाता था महाभारत में, जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं, ये एक बंजर भूमि का टुकड़ा था। लेकिन पांडवों ने अथक परिश्रम करके, बहुत सारा श्रम लगा करके, अपना दिमाग लगा करके और उस इंद्रप्रस्थ को इतना खूबसूरत बना दिया, और साहब पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो गई। और जब सज गई राजधानी तो पांडवों ने अपने भाइयों को, कौरवों को बुलाया। दुर्योधन ने जब इतनी भव्य राजधानी देखी, उसको लालच आया। और जैसा कि फिर सभी लोग जानते हैं कि मामा शकुनी और दुर्योधन की एक कुटिल चाल, जिसमें तय हुआ कि पांडवों को जो है ना यहाँ बुलवाया, हस्तिनापुर बुलाया जाए और इनके साथ जुआ खेला जाए और फिर इनका सब कुछ छीन लिया जाए। तो वही हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, जिनको हम धर्मराज कहते हैं, उनको द्रुत क्रीड़ा में हरा दिया गया। बारी बारी से दांव चलते रहे। पहले महल हार गए, मुकुट हार गए, हाथी घोड़ा हार गए और लास्ट में अपनी पत्नी को भी हार गए। खेती के साथ कुछ ऐसा ही है, क्योंकि बुजुर्ग लोग कह गए हैं लालच बुरी बला। शरीफ व्यक्ति को कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो आज जो किसान है उसके साथ क्या हो रहा है? जुआ जो भी खेलता है वो इसीलिए तो खेलता है कि 100 रुपया लगाएंगे तो 200 रुपया मिल जाएगा, 10,000 का दांव चलेंगे तो अगर जीत जाएंगे तो 20,000 मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, आप लोग आज भी जुआ खेला जाता है गांव में, शहरों में, सब जगह जुए के अड्डे चलते हैं। आप लोगों ने एक बारीकी से चीज़ देखना, यहाँ भी दीपावली में बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं और ये पता होता है जुए में कौन जीतता है। गांव के कुछ लोग होते हैं जो जुआ जीतते ही हैं। और जुआ जीतने वाला कौन होता है? जिसको ताश का पत्ता चोरी करना आता है, गड्डी को फेंटना आता है, गद्दी को फेंकना आता है, वो जीत जाता है। हमारा जितना भी प्रयास है वो देश के 14 करोड़ किसानों को जागृत करने का है। जाने अनजाने आज कुछ पढ़े लिखे लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र के हैं, पेस्टिसाइड के हैं, मशीनरी के हैं, पंप सेट के हैं। एक ये तबका है जो किसान के साथ व्यवसाय करता है और किसान को लालच देता है कि अगर बोरिंग करा लोगे तो इस खेत में गेहूं होने लगेगा, अगर ट्रैक्टर खरीद लोगे तो आपकी खेती बड़ी आसान हो जाएगी।
अगर आप ये वाली फसल करोगे तो मालामाल हो जाओगे। और किसान बेचारा सोचता है कि सारे के सारे लोग मेरी भलाई की बात कर रहे हैं, तो वो उनकी बातें मान लेता है। और उन बातों के पीछे का अर्थ यही होता है कि कोई ना कोई चीज़ उसको बेची जाती है, या तो प्लांटिंग मटेरियल बेचा जाता है, या केमिकल इनपुट बेचे जाते हैं, या मशीनरी बेची जाती है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब प्राकृतिक खेती का विषय चल रहा है, तो ये बात मैं आज के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये करीब 60-70 साल से किसान इन पढ़े लिखे लोगों के साथ जुआ जैसा खेल रहा है। और यथार्थ में वो समझ पाए या न समझ पाए, उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। किसानों के पास अगर आज कुछ है तो उनका टूटा फूटा घर है, खेत बिल्कुल वीरान बंजर है, खेत में ह्यूमस नहीं है, खेत के नीचे पानी नहीं है, खेत के ऊपर बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो चुकी है। अब ये किसान फंस गया है और अब निरंतर उनके साथ जुआ खेलना उसकी मजबूरी है। तो मैं किसान को क्या कहता हूँ कि जब मुझे पता चल गया कि हार मेरी होनी है आखिरी में, और ये तय मानिए, चंद किसानों की बात छोड़ दीजिए, देश के पढ़े लिखे जागरूक बड़े बड़े किसान जो साधन संपन्न हैं, जिनके घरों में कोई नौकरी करता है, जिनके पास 25 एकड़ 50 एकड़ ज़मीन है, 4-4 ट्रैक्टर हैं, गरीबों की ज़मीन जोत करके ही उनकी आमदनी हो जाती है। कोई पानी बेच रहा है, कोई ट्रैक्टर की सर्विस दे रहा है, कोई कंबाइन मशीन से उनकी फसल काट रहा है, ऐसा। लेकिन आम किसान जो लघु सीमांत और मध्यम श्रेणी के किसान हैं, उनकी हालत तो ऐसे मान लो कि वो तो हार चुके हैं सब कुछ। वो अपना सुख हार चुके, चैन हार चुके, ज़मीन की फर्टिलिटी हार चुके, और आज उनके पास अब दांव लगाने के लिए एक्चुअल कुछ बचा नहीं है। और अब एक ही चीज़ बची है कि तुम यार अपनी ज़मीन बेच दो। और देश में बहुत सारे लोग ज़मीन खरीदने वाले तैयार बैठे हैं। आज जो प्राकृतिक खेती का विषय है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं बातें अपनी कर रहा हूँ। मेरा जो विचार है, मेरा जो विषय है, वो एक ही है कि प्राकृतिक खेती का मतलब है पंच महाभूत के साथ हमको दोस्ती कर लेने का। और पंच महाभूत की जब बात आती है तो आपने सुना होगा कि 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसके बाद कहा गया देवों के देव महादेव। आज मैं जिस धरती पर बैठा हूँ, इसको धरती माँ कहता हूँ। और वेद और पुराण और उपनिषद जब आप पढ़ेंगे तो उनका जो सार मैंने जो समझा है, कोई कह सकता है कि तुम तो अज्ञानी हो, मान लेता हूँ, लेकिन मैंने जो समझा है सार, वो सार ये है कि ये पृथ्वी ही शिव है, और पृथ्वी के ऊपर जो 84 लाख योनियों की जो माया है, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, जिसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, यही पार्वती है। तो और इसी शिव के लिए समुद्र से पानी इवेपोरेट होता है और बादलों में इकट्ठा होता है, और जब पार्वती को प्यास लगती है, यानी वन वनस्पतियों को, जीव जंतुओं को पानी की ज़रूरत होती है, तो ब्रह्मा जी, जो कहा गया है कि वायुमंडलीय क्षेत्र ब्रह्मा जी का है, और वहाँ से पानी बरसता है और पृथ्वी की प्यास बुझ जाती है, सारा जीव जंतु मुस्कुरा उठता है। मित्र, इतनी सी कहानी को सरल भाषा में अगर हम समझेंगे तो खेती बड़ी आसान है। ये जो धरती माँ है, चूंकि ये देवों के देव महादेव यानी कि शिव का स्थान सबसे ऊपर है, और शिव की अर्धांगिनी पार्वती यानी प्रकृति। कभी कल्पना करना कि अगर ये
प्रकृति रूपी वैभव 84 लाख योनियों के माया ना होती तो इंसान यहाँ क्या करता। तो मनुष्य का पूरा संपूर्ण जीवन इसी प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर है। और आजकल प्राकृतिक खेती के बारे में भी लोग कहते हैं कि ये इस इंसेक्ट को ऐसे ख़त्म करना है, इस बीमारी को ऐसे ख़त्म करना है, इसका मैनेजमेंट ऐसे करना है, इसका मैनेजमेंट ऐसे करना है। यानी प्राकृतिक खेती में के विषय में तो सिंपल सी बात है कि पंच महाभूत के वैभव को ठीक करना, यानी धरती की उर्वरता को ठीक करना, धरती के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को ठीक करना, बस इतना सा काम है। प्राकृतिक खेती का मतलब क्या काम है? धरती की उर्वरता ठीक हो जाए, यानी माँ स्वस्थ हो जाए, और माँ के ऊपर जो नाना प्रकार का वैभव सजा हुआ है वो ठीक हो जाए, बस प्राकृतिक खेती हो गई। लेकिन लोग उसके बाद कहते हैं सचान साहब अगर कीड़ा लगेगा तो क्या करूँगा, बीमारी लगेगी तो क्या करूँगा। तो मैं अधिकांश कई बार बोलता हूँ कि जंगल में बीमारी नहीं है, जंगल में कीड़ा नहीं है, जंगल में उर्वरक नहीं है, जंगल में पानी नहीं है, आपके साथ ही समस्याएं क्यों आती हैं। आज मेरे एक मित्र थे, काफ़ी बड़े आदमी हैं और वो कुछ बाग बगीचा लगा रखा है, तो उन्होंने कहा सचान साहब मेरे उस सब्जी में एक कीड़ा लगा है। हमने कहा लग जाने दीजिए भाई साहब। तो बोले भाई साहब अरे कीड़ा लगा है तो फिर वो तो नुकसान कर रहा है, वो तो फल को खा रहा है। हमने कहा खा लेने दीजिए भाई साहब। तो हंसने लगे, बोले आपका दर्शन बहुत विचित्र है। तो हमने कहा अच्छा बताइए आप मार पाएंगे कीड़े को? अच्छा दूसरा प्रश्न कि उस कीड़े को परमात्मा ने क्यों बनाया है? तीसरा प्रश्न वो कीड़ा अगर आपकी फसल में नुकसान नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? तो देखिए आप, संसार में जितने भी जीव जंतु हैं इनका एक सिस्टम है, इकोसिस्टम है, कौन किस पर निर्भर है। जैसे मैं बोलता हूँ कि जब हमारे आसपास एनवायरनमेंट में मेंढक था तो मच्छर नहीं थे या कम थे, कंट्रोल में थे, क्योंकि मेंढक मच्छर को खाता है। जब मेरे बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे पक्षी थे तो वो कीड़ों को खाते थे, तो इंसेक्ट मेरी फसल को नुकसान कम करते थे। जब मेरे ज़मीन में बेनिफिशियल माइक्रोब्स थे तो नेगेटिव पैथोजन को वहीं ख़त्म कर देते थे। और आज चूँकि मैंने उस साइकिल को तोड़ दिया लालच में, स्वार्थ में, तो क्या हुआ? मेंढक मर गया, चिड़िया मर गई, ज़मीन के बेनिफिशियल माइक्रोब्स मर गए। अब उसके बाद अगर कोई दुश्मन बच गया तो आप क्या करेंगे? तो फिर एक ही उपाय है कि आज की तारीख में अगर आप किसी को, प्रकृति की किसी भी इकाई को दुश्मन समझते हो तो जान लीजिएगा उसको मारने के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं है, और एक ही उपाय बचता है कि वो है फसल सुरक्षा रसायन। तो फसल सुरक्षा रसायन बंद करने के लिए तो मैं प्राकृतिक खेती कर रहा था, क्योंकि फसल सुरक्षा रसायनों के दुष्परिणाम आप देख चुके हो कि फसल सुरक्षा रसायनों की वजह से ही ज़मीन के बेनिफिशियल माइक्रोब्स मरे, उन्हीं के कारण तितली मरी, मधुमक्खी मरी, मेंढक मरा, चिड़िया मरी, उन्हीं के कारण। और वही रसायन मेरे शरीर में गए तो मैं भी मरा, तो मैं भी स्वस्थ रहूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो भाव है ये कब डेवलप होगा? जब प्रकृति का वैभव ठीक रहेगा। तो मैं क्या कहता हूँ, देखिए बिल्कुल सरल बात। आप कई बार लोग बोलेंगे, मेरे मित्र कहते हैं यूट्यूब में सचान साहब आपका विषय बहुत अच्छा था, लेकिन मैं क्या करूँ ये तो बता ही नहीं, जबकि मैं ये विषय रोज़ बताता हूँ। देखिए मेरे एक खेत में, मैं पिंटू भाई से कहूँगा ज़रा कैमरे को ज़मीन में करें। देखिए ये ज़मीन है, ये ग्रासेस खड़ी हुई हैं और ढेर सारा बायोमास है, ये ढेर सारा बायोमास है। ये क्या है? इसको वैज्ञानिक या लोग क्या कहते हैं कि भाई आपके खेत में खरपतवार बहुत हैं और इनको नष्ट नहीं करोगे तो फसल कैसे होगी। तो एक बार तो ये बात सही लगती है कि वास्तव में अगर खरपतवार बहुत है तो फसल क्या करेगी। और यहाँ तक लिखा गया खरपतवार फसल के साथ पानी का कंपटीशन करते हैं, पोषक तत्वों का कंपटीशन करते हैं, सूर्य की एनर्जी का, ऊर्जा का, प्रकाश का कंपटीशन करते हैं, और बहुत जो फसल को मेरे मिलना चाहिए वो खुद ले लेते हैं। मित्र वो लेके कहाँ जाते हैं, ये है ना, वो लेके कहाँ जाते हैं? अरे आप बीडी साइड से मार दोगे
तो क्या होगा, तो वो प्रारंभ में ही ख़त्म हो जाएंगे। वो सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करके ढेर सारा बायोमास, जिसकी मल्चिंग की बात होती है, ये मल्च जो हम ह्यूमस की बात करते हैं, ह्यूमस कहाँ से बनेगा? तो मित्र, धरती माता की उर्वरता को बढ़ाने के लिए वर्षा का पानी धरती माता अधिक से अधिक एब्जॉर्ब कर सके, पानी की अधिक से अधिक मात्रा को अपने शरीर में धारण कर सके और इतनी मजबूत हो जाए कि उसमें आप गेहूं बोएं, चना बोएं, मटर बोएं तो वो अपने बच्चों को पाल सके। इतनी एनर्जी उसके अंदर हो कि वो अपने बच्चों को पाल सके। उसके अंदर इतना पानी है कि वो अपने बच्चों को पानी पिला सके। वो इतनी सामर्थ्यवान बना दो कि उसमें कोई बीमारी बचे ही ना। और ऊपरी का जो वातावरण है धरती के ऊपर का, उसको इतना पेड़ पौधों से आच्छादित कर दो कि चिड़ियाँ आ जाए, तितली आ जाए, मधुमक्खी आ जाए, मेंढक आ जाए, ज़मीन में केंचुआ आ जाए, तो आपकी फसल में कोई कीड़ा लगे ही ना। कई बार इसके बावजूद हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसा मैंने कर दिया तो अब कीड़ा नहीं लगेगा। नहीं, लग सकता है। ऐसा नहीं कि इतना सब कुछ करने के बाद फिर मेरी फसलों में कोई कीड़ा बीमारी नहीं लगेगी, लग सकती है, लेकिन उसका जो दुष्परिणाम है बहुत छोटा होगा, जो क्षति है बहुत कम होगी। कारण नेचर इतना कंप्लीट सिस्टम है, जो प्रकृति रूपी माँ वो इतनी स्ट्रांग है कि सब कुछ मनुष्य के लिए यहाँ जितनी भी गतिविधियाँ चलती हैं, क्योंकि मैंने बताया मनुष्य जो है परमात्मा का दामाद है, परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम कृति है मनुष्य, ज्ञान का अवतार है। पूरी कायनात मनुष्य के लिए लगी हुई है। और मैं ऐसा कैसे भूल जाता हूँ कि जब 84 लाख योनियों की संपूर्ण माया मनुष्य की खुशहाली के लिए है, तो मैं उनका अहित क्यों चाहता हूँ? इसीलिए मेरे पूर्वजों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये भाव लेकर के चलेंगे तो आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। अगली चीज़, हम 60 सालों से 50 सालों से हमने अपना तो दिमाग खूब लगा के देख लिया ना। कितनी टेक्नोलॉजी, प्रतिवर्ष हजारों पेपर पब्लिश होते हैं, शोध होती है, हजारों प्रकार की शोध हो जाती, बट किसान के क्षेत्र में, किसान की फील्ड में कोई भी शोध जिसने चमत्कार किया हो। और खेती में एक चीज़ और बता दूं, खेती में लाभ का जो विषय है ना, एक होता है कम अवधि का लाभ कि मेरी ये फसल अच्छी हो गई, लेकिन जब दीर्घकालीन लाभ की बात करते तो दीर्घकालीन में जब जाते तो पता चलता है कि हम नुकसान में हो गए। जैसे मैंने कहा कि किसान जुआ खेल रहा है। मेरी आज की इस वीडियो का मतलब है, सरल भाषा में कह दूं तो किसान को अब पढ़े लिखे लोगों के साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए, उनकी किसी भी प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, अन्यथा आपका तो सब कुछ लुट चुका। अब आपके पास लुटने के लिए, दांव लगाने के लिए नहीं बचा। इसलिए ज़रूरी है कि आप उठ जाएं और एक बार फिर अपनी धरती को मजबूत करने का प्रयास करें। ये माता जिससे सुखी है, ये माता, ये धरती माता जिस अपने बच्चे से या किसान से सुखी है और उसको अपना समझती है, किसान उसके अनुकूल काम करता है, यानी धरती की व्यवस्था को ठीक से बना के चलने का प्रयास करता है, ये माँ कभी अपने बच्चों को निराश करती ही नहीं है। इसमें तो अद्भुत क्षमता है, अद्भुत पावर है, अद्भुत ऊर्जा है। लेकिन कब? जब मैं इसकी व्यवस्था को जानूंगा, समझूंगा और इसको माँ मानूंगा। और भगवान का जो पहला अक्षर है भूमि, मैं कई बार कहता हूँ पंच महाभूत में पहला अक्षर है भूमि। जो भगवान के 5 रूप हैं जिनको हम देवता कहते हैं, भूमि देवता, जल देवता, वायु देवता, आकाश देवता, अग्नि देवता, और यही 5 देवता जब मिलते हैं तो उनको भगवान बोलते हैं। और इन 5 देवताओं में सर्वोपरि जो शिव है, माने धरती है, वो सर्वोपरि। कहा गया है कि देवों के देव महादेव।
अगर मैंने भूमि को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि इसके साथ माता भी जुड़ी हुई है, धरती के साथ पार्वती जुड़ी हुई है, शिव के साथ माँ का भी अस्तित्व है। अगर ये शिव मुझसे खुश है तो डमरू बजाता है, और शिव नाराज है तो तांडव नृत्य करता है, जिस प्रकार से आज तांडव नृत्य हो रहा है। तो इस देश में जितने भी लोग मुझको सुनते हैं, बहुत सारे लोग रोजाना कुछ ना कुछ फ़ोन करते हैं, लेकिन वो जीवामृत की बात पूछेंगे और संजीवनी खाद की पूछेंगे, और ये सब ऐसा क्या करें, ऐसा छोटे छोटे विषय पूछते हैं। और मैं क्या कहता हूँ, एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। आप तो इस धरती को कंसीडर कर लीजिए बस। क्या धरती में ह्यूमस बढ़ाना है, और ह्यूमस की जब बात आती तो दो शब्द आते हैं। ह्यूमस एक वो पदार्थ है जिसमें इस तरीके का बायोमास होना चाहिए, ढेर सारा, जितना मैनेज कर सकते हो। वीड्स से मैनेज करो, फसल अवशेष से मैनेज करो, पशुओं के मलमूत्र से मैनेज करो, कोई कोताही नहीं। और ये प्रयास करो कि अमुक खेत से मैं कितना कुंटल लाया हूं, उसमें से कितना रिटर्न कर सकता हूं। आप खाइए, बेचिए, उसके बावजूद एक चिंतन चलता रहना चाहिए, हम रिटर्न क्या क्या कर सकते हैं। अपना मल रिटर्न कर सकते हो तो मल रिटर्न करो, पशुओं का मलमूत्र रिटर्न कर सकते हो वो करो, बाहर से कहीं से खरीद करके ला सकते हो तो वो करो। कुल मिलाकर के इसमें बायोमास डालो। नंबर 1। अब बायोमास तो आ गया, तो अब कहानी आजकल एक चल रही है जीवामृत की। जीवामृत की सिंपल कहानी बताता हूँ, फिर एक बार आप सुन लीजिए। हमने जो ज़मीन में नाना प्रकार की छेड़छाड़ की है, केमिकल फर्टिलाइजर और फसल सुरक्षा रसायन, उसमें से फसल सुरक्षा कई रसायन इतने डेंजरस हैं, जैसे आपने सुना होगा दीमक को मारने के लिए क्लोरोपाइरीफास डालते हो, कई सारे इंसेक्ट को नष्ट करने के लिए मैं फ्यूराडान, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, क्लोरोपाइरीफास, रिजेंट, एसिड पदार्थ डालते ना। ये इतने डेंजरस हैं कि लोगों ने कहा आपके खेत में दीमक है, क्लोरोपाइरीफास 3 लीटर प्रति हेक्टेयर डाल दीजिए, दीमक मर जाएगी। मित्र, वो दीमक मारने के लिए आपको नहीं बता रहे थे, आपको गलत समझा दिया गया। दीमक तो आपकी दुश्मन है नहीं, दीमक तो आपकी मित्र है। लेकिन मैंने बोला ना, वो तो जुआ खिला रहे हैं आपको और आप दांव लगा रहे हैं। दीमक आपकी मित्र थी, मित्र है, मित्र ही रहेगी। प्रकृति ने उसको आपके मित्र के रूप में भेजा है। होता क्या है, दीमक जब कोई पौधा किसी मैकेनिकल इंजरी से ख़त्म होता है, किसी फंगल डिजीज से ख़त्म होता है, जो उसका अस्तित्व ख़त्म होने लगता है, तो दीमक जो है डेड टिश्यू को खाने आती है और दीमक आ गई। आपने कहा कि साहब मेरे खेत में गेहूं के कुछ पौधे सूख रहे हैं, तो किसी ने बुद्धिजीवी ने कहा जरा उखाड़ के देखना दीमक तो नहीं है, और आपने उखाड़ के देखा तो वास्तव में दीमक थी। तो चोर तो चोरी करके भाग गया, पकड़ा गया साहूकार। अब आपने कहा जी सर मेरे खेत में दीमक, बोले क्लोरोपाइरीफास डाल दीजिए। विषय बहुत अच्छा था, मैंने साहब क्लोरोपाइरीफास पे डाल दिया, फिर सब ठीक हो गया। कुछ नहीं ठीक हुआ, आप बर्बाद हो गए, केंचुआ मर गया। जिसको मैं मित्र कहता हूँ, जिसके 10 लाभ बताता हूँ, वो केंचुआ मारने की ये जो पूरा कार्यक्रम ना, आपकी ज़मीन का केंचुआ मर जाए, क्योंकि जब केंचुआ मर जाएगा तो इसको कौन सड़ाएगा गलाएगा, इसको कौन खाएगा, तो ज़मीन कमज़ोर होगी। बेनिफिशियल माइक्रोब्स उसी क्लोरोपाइरीफास के डालने से मर जाएंगे। और फिर आपकी ज़मीन में चूंकि ह्यूमस नहीं है, तो माँ अपने बच्चों को दूध कैसे पिलाए, गेहूं की फसल को कैसे बढ़ाए, तो फिर उनका कारोबार चलेगा। आप रासायनिक उर्वरक डालिए, मिट्टी की जांच कराइए, फिर ज़मीन में इम्बैलेंस, 16 पोषक तत्वों के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होंगे, बीमारियां ज़्यादा लगेंगी, इंसेक्ट ज़्यादा लगेंगे, तो फिर उनका इंसेक्टिसाइड लो, फिर उनका फंजीसाइड लो। दिन रात आप मेहनत करिए, और जो पैसा जेब में कमा के लाए हो वो बाज़ार में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड और कृषि यंत्र खरीदने में लगा दीजिए, क्योंकि आपकी सॉइल को भी वो हार्ड बनाया जा रहा है। अब आप खुरपी से, कुदाल से, फावड़े से कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि किसी ज़माने में मुझे याद है फावड़ा जब मारते तो पूरा 9 इंच एक बार में नीचे जाता था। आज ज़मीन को काटने के लिए एक ही स्थान पर जब 3 या 4 बार फावड़ा मारते था, वो फावड़ा नीचे जाता।
तो ज़मीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बर्बाद हो जाएंगी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ बर्बाद हो जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बर्बाद हो जाएंगी। कारोबार तो जुए के जो खिलाने वाले हैं तो उनका कारोबार तो तब चलेगा ना। तो जितने भी किसान मुझे फॉलो करते हैं उनसे मेरा निवेदन है, ज़रा एक बार मेरी हर विषय को गंभीरता से सुनने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना। अरे मैं तो मर के चला जाऊंगा ना यार। और आज मैंने किसी विद्यालय में बहुत अच्छी चीज़ देखी कि एक राजनीतिक व्यक्ति अगले इलेक्शन की बात सोचता है कि अगले इलेक्शन में क्या होगा, लेकिन एक दार्शनिक व्यक्ति आने वाली पीढ़ियों की बात सोचता है। यानी जो दार्शनिक होता है वो निरंतर इस भूमंडल पर जो मानव सभ्यता उसकी बात सोचता है, और एक राजनीतिक व्यक्ति क्या सोचता है, अगला इलेक्शन कैसे जीतेंगे। तो आप राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं हो ना, आप तो किसान हो, आप तो सदियों से खेती करते हैं, आपको तो अन्नदाता कहा जाता है। और जब आप इस बात को कंसीडर करते थे तब कहा जाता था उत्तम खेती, मध्यम मान, निश्चित चाकरी, भीख निदान। फिर आज क्या हो गया, आज खेती बिकाऊ क्यों हो गई। तो किसान की जो किसान है, जो किसान की खेती है, जो किसानी का कारोबार है, जो संस्कृति है, खेती एक संस्कृति है, खेती संस्कार है, खेती दर्शन है, खेती आध्यात्म है, खेती भगवान की साक्षात पूजा है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे और विचार करेंगे। नमस्कार।